नमस्कार, मैं शिवानी राय। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक से हम आज हिंदी भाषा की उत्पत्ति शीर्षक देखेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा एक नदी की धारा की तरह चंचल है, वह रुकना नहीं जानती। यदि कोई इसे बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह भाषा उसके बंधन को तोड़ आगे निकल जाती है। यही उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। हर देश की भाषा के इतिहास में ऐसी बात देखी जाती है। भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और लिखते आए हैं। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने समय समय किया है। इसका प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि संस्कृत को क्या कहते हैं, तो आर्य भाषा और देव भाषा भी कहते हैं। यह आर्य भाषा अनुमान है लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। तो आर्य भाषा अनुमानतः 3500 वर्ष पुरानी है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है, जिसकी उत्पत्ति की कथा निम्नलिखित है। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का इतिहास 3500 वर्षों का है। तो भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का इतिहास कितने वर्षों का है? 3500 वर्षों का है। इस इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। फिर आता है तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, इसका समय है 1000 ईस्वी से आज तक। इन 3 कालों का संक्षिप्त भाषिक परिचय इस प्रकार है। प्रथम काल में चारों वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना हुई। अर्थात जो ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, इसमें चारों वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना हुई, जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए। और ध्यान देने योग्य बात है कि जो वेद है, ब्राह्मण है और उपनिषद है, इन सब की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। इन ग्रंथों की भाषा का रूप एक नहीं है। इन ग्रंथों की भाषा का रूप एक नहीं है। भाषा का सबसे पुराना रूप ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। तो भाषा का सबसे पुराना रूप किस वेद में पाया जाता है? तो ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। लोगों का कहना है कि वैदिक संस्कृत का सबसे पुराना रूप तब का है जब आर्य पंजाब के आसपास निवास करते थे। फिर आर्य आगे बढ़े, इसी तरह वे पूर्व की ओर बढ़ते गए और वैदिक भाषा का क्रमशः विकास होता गया। यह भाषा बोलचाल की नहीं, साहित्यिक थी। तो जो भाषा थी वो बोलचाल की नहीं थी, साहित्यिक थी, विद्वानों और मनीषियों की थी। दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ है। इसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। तो साहित्य में लौकिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। इसमें रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि लिखे गए। तो लौकिक संस्कृत में लिखा गया है रामायण, महाभारत, यह ध्यान देने योग्य बात है। और नाटक, व्याकरण आदि लिखे गए। पाणिनि और कात्यायन ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते रूप का नवीन संस्कार किया, उसे परिनिष्ठित किया और पंडितों के लिए मानक रूप प्रस्तुत किया। विदेशी विद्वानों हॉर्नली, ग्रियर्सन तथा वेबर ने इस संस्कृत को बोलचाल की भाषा नहीं माना, किंतु
डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर गुड़े ने इस मत का खंडन किया है। सच तो यह है कि साहित्य की भाषा बोलचाल की भाषा से थोड़ी भिन्न होती है। इस दृष्टि से लौकिक संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा से निश्चय ही दूर थी, किंतु शिष्ट भाषा बोली से बिल्कुल अलग नहीं होती। दोनों का आदान प्रदान होता रहता है। प्रथम काल की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की कुछ भाषागत विशेषताएं इस प्रकार है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की जो भाषा की विशेषताएं हैं, पहला है भाषा योगात्मक थी। दूसरा है शब्दों में धातुओं का अर्थ प्रायः सुरक्षित था। तीसरा है भाषा अपेक्षाकृत अधिक नियमबद्ध थी। चौथा है भाषा संगीतात्मक थी। पांचवा है 3 लिंग और 3 वचन थे। छठवां है पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार में तत्सम और शब्दों की संख्या अधिक थी। आठवां है दक्षिण के अनेक द्रविड़ शब्दों का उपयोग होने लगा था। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक भारतीय आर्य भाषा एक नए युग में प्रवेश कर नई भाषा की सृष्टि एवं विकास करती रही। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस विकास के फलस्वरूप भाषा का जो रूप सामने आया उसे प्राकृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के काल में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी थी, उसने अनुकूल समय पाकर सिर उठाया और उसी का प्राकृतिक विकास प्राकृत में हुआ। उस काल में यह प्राकृत 3 अवस्थाओं से होकर विकसित हुई। प्रथम अवस्था में 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। पाली और शिलालेखी प्राकृत सामने आई। दूसरी अवस्था में ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक अनेक प्रकार की प्राकृतों का और तीसरी अवस्था में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंशों का विकास हुआ। तो यह प्रश्न आता है कि अपभ्रंश काल का समय तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। तो पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, जिसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। इसी भाषा में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जनसाधारण को उपदेश दिए थे। सिंघल या श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं। तो देखिए, यह भी महत्वपूर्ण है कि सिंघल या श्रीलंका को सिंघल कहा जाता था तब प्राचीन काल में। तो वहाँ के लोग पाली को मागधी कहते हैं, क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी। इसीलिए पाली को मागधी कहा गया है, क्योंकि इस भाषा की सृष्टि जो है मगध में हुई थी। इसमें तत्कालीन अनेक बोलियों के तत्व वर्तमान है। इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। तो पाली भाषा में तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है और यह मगध में बोली जाती थी, सृष्टि हुई थी, इसलिए इसका नाम पाली पड़ा। और तत्कालीन अनेक बोलियों के तत्व वर्तमान है इस भाषा में। पहली सदी से 500 ईस्वी तक उत्तर भारत के भिन्न भिन्न भागों में जिस भाषा का व्यवहार अधिक हुआ उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। तो प्राकृत भाषा किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा कि पहली सदी से 500 ईस्वी तक उत्तर भारत के भिन्न भिन्न भागों में जिस भाषा का व्यवहार अधिक हुआ उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। आचार्य हेमचंद्र इसे संस्कृत से निकली भाषा मानते हैं। तो आचार्य हेमचंद जी प्राकृत को संस्कृत से निकली भाषा मानते हैं। सामान्य मत यह है कि वह भाषा जो असंस्कृत थी, बोलचाल की थी, पंडितों में प्रचलित नहीं थी, सहज ही बोली और समझी जाती थी, स्वभावतः प्राकृत कहलाई। तो प्राकृत कौन सी भाषा कहलाई? तो इसका विशेषता भी दिया हुआ है कि जो असंस्कृत थी, बोलचाल की थी और पंडितों में प्रचलित नहीं थी, सहज ही बोली और समझी जाती थी,
तो उसे ही प्राकृत वही कहलाई भाषा। भाषा विज्ञान ने प्राकृत के 5 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। तो भाषा विज्ञानियों ने भाषा विज्ञान में 5 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं प्राकृत के, जिसमें पहला है सौरसेनी प्राकृत, पैसाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमागधी और मागधी। तो प्राकृत के 5 प्रमुख भेद हैं सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। सौरसेनी प्राकृत मथुरा या सूरसेन जनपद के आसपास बोली जाती थी। यह मध्य देश की प्रमुख भाषा थी जिस पर संस्कृत का प्रभाव था। सौरसेनी प्राकृत पर संस्कृत का प्रभाव था। मध्य देश संस्कृत का मुख्य केंद्र था। बाद में यही हिंदी का मूल केंद्र या गढ़ बना। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि संस्कृत का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो मध्य देश था और बाद में यही हिंदी का मूल केंद्र या गढ़ बना। पैसाची प्राकृत उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। तो जो द्वितीय प्राकृत है, 5 जो प्राकृत के भेद हैं उसमें सौरसेनी हो गया, फिर पैसाची है। तो ये जो पैसाची है ये उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा को पैसाची कहते हैं। महाराष्ट्री प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। मराठी का विकास इसी से हुआ है, महाराष्ट्र से। अर्धमागधी प्राकृत का क्षेत्र मागधी और सौरसेनी के बीच का है। यह प्राचीन कोसल के आसपास प्रचलित थी। तो अर्धमागधी प्राचीन कोसल के आसपास प्रचलित थी और इस भाषा का उपयोग अधिकतर जैन साहित्य में हुआ है। तो अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग अधिकतर जैन साहित्य में हुआ है। मागधी प्राकृत मगध के आसपास प्रचलित थी। 1000 ईस्वी से भारतीय आर्य भाषा नए युग में प्रवेश करती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का चरम विकास अपभ्रंश में हुआ, जब वर रुचि जैसे प्राकृत के व्याकरणों ने प्राकृतों को व्याकरण के सांचे में ढाल दिया। लोक भाषा अर्थात अपभ्रंश ने परिनिष्ठित प्राकृतों के विरुद्ध विद्रोह किया। यह वस्तुतः पंडितों की भाषा पर जनता की भाषा की विजय थी, जो अपभ्रंशों में फलवती हुई। अपभ्रंश के अनेक नाम प्रचलित है। तो यहाँ पे ये भी मुख्य है कि अपभ्रंश के नाम जो है कौन कौन से हैं। तो अपभ्रंश को ग्रामीण भाषा, देसी, देश भाषा, अपभ्रंश, अवहंस, अवहत्त, अवहट्ठ, अवहट, अवहट्ट आदि कहते हैं। अपभ्रंश का अर्थ ही है बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ, भ्रष्ट। तो यहाँ पे यह भी है मुख्य है कि अपभ्रंश का क्या अर्थ है। तो अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ और भ्रष्ट। ये नाम पंडितों द्वारा दिए गए थे, जिन्हें लोक भाषा सदा इसी रूप में दिखाई पड़ती रही। पंडित लोक में इस भाषा को इसी रूप में दिखाई देते समझते थे इसी भाषा में कि बिगड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, भ्रष्ट हुआ है। तो अपभ्रंश नाम लोक भाषा सदा इसी रूप में दिखाई पड़ती रही। भारतीय भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल कहा गया है। तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि भारतीय भाषा के इतिहास में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के काल को क्या कहते हैं। तो उत्तर होगा अपभ्रंश काल। आधुनिक आर्य भाषाओं जैसे हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि की उत्पत्ति इन्हीं अपभ्रंशों से हुई है। एक प्रकार से ये अपभ्रंश भाषाएं प्राकृत भाषाओं और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ियाँ हैं। एक प्रकार से ये अपभ्रंश भाषाएं प्राकृत भाषाओं और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ियाँ हैं। प्राकृत भाषाओं की तरह अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास भी मध्य देश में ही हुआ था।
तो अपभ्रंश का भी परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ? तो मध्य देश में हुआ था। जैसे प्राकृत का हुआ मध्य देश में, और संस्कृत का भी हुआ है मध्य देश में। इस पर अन्य रूपों का प्रभाव भी पड़ा है। हिंदी का जन्म इसी मध्य देश में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के योग से हुआ है। तो हिंदी का जन्म कहाँ हुआ है? मध्य देश में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के योग से हुआ है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद या रूप प्रचलित थे। तो उत्तर भारत में अपभ्रंश के कितने भेद या रूप प्रचलित थे? तो उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद या रूप प्रचलित थे, जिनमें आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। ये 7 प्रकार के अपभ्रंश इस प्रकार है, जिनके सामने उससे जन्मी आधुनिक भाषाओं के नामों का उल्लेख किया गया है। तो अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश, और आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली का जन्म हुआ है। फिर है पैसाची अपभ्रंश। इससे पैसाची अपभ्रंश से पैसाची बोली जाती थी वहाँ पे कश्मीर के आसपास जो बोली जाती थी उत्तर पश्चिम में पैसाची अपभ्रंश। तो इससे लहंदा और पंजाबी का जन्म हुआ है। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी और खस अपभ्रंश से पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो खस अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाएं पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और मागधी अपभ्रंश से बिहारी जैसे बंगाली, उड़िया, असमिया। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। अपभ्रंश में लगभग वे ही ध्वनियाँ थी जिनका प्रयोग प्राकृत में होता था। तो अपभ्रंश में कौन सी ध्वनियाँ थी? तो वही थी जिनका प्रयोग प्राकृत में होता था। स्वरों का अनुनासिक रूप संस्कृत, पाली और प्राकृत जैसा ही था। कुछ बातों में समानताएं रहते हुए भी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से बहुत दूर चली गई और प्राचीन की अपेक्षा आधुनिक भारतीय भाषाओं के काफ़ी नज़दीक चली आई। भाषा अधिक सरल हो गई। संस्कृत, पाली तथा प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थी, किंतु अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक हो गई। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक भाषा है, और जो अपभ्रंश है और हिंदी वो वियोगात्मक है। संज्ञा सर्वनाम से संयोगात्मक भाषाओं में विभक्तियां साथ लगती थी। संज्ञा सर्वनाम से संयोगात्मक भाषाओं में विभक्तियां साथ लगती थी, किंतु अपभ्रंश में अलग। अपभ्रंश में भाषा जो अपभ्रंश है इसमें अलग लगती थी। हिंदी में अपभ्रंश की ये सारी प्रवृत्तियां चली आई। नपुंसक लिंग प्रायः समाप्त हो गया। हिंदी में 2 ही लिंग है, और तद्भवों की संख्या बढ़ गई। 1100 के आसपास अपभ्रंश का काल समाप्त हो गया। तो अपभ्रंश का काल 1100 में के आसपास समाप्त हो गया। इसके बाद आधुनिक भाषाओं का युग आरंभ हुआ। 14वीं शताब्दी से आधुनिक भाषाओं का स्पष्ट रूप सामने आया। कुछ समय तक संस्कृत की प्रवृत्तियां आधुनिक भाषाओं से मिली जुली रहीं, फिर धीरे धीरे कम होती गई। भाषा परिवर्तन के इस संक्रांति काल में संदेश रासक, प्राकृत, पेंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता तथा ज्ञानेश्वरी जैसे कुछ ग्रंथों की रचना हुई, जिनके अध्ययन से अपभ्रंश से प्रभावित पुरानी हिंदी के कुछ रूप देखे जा सकते हैं। इस काल की भाषा को कुछ लोगों ने अवहट्ट नाम से पुकारा है। इस काल के कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति और वंशीधर ने तत्कालीन भाषा को अवहट्ट की संज्ञा दी है।
तो अवहट्ट की संज्ञा किसने दी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति और वंशीधर ने तत्कालीन भाषा को अवहट्ट की संज्ञा दी है। अवहट्ट अपभ्रंश का ही विकृत रूप है। सच पूछा जाए तो संक्रांति काल में जिस नई भाषा की सृष्टि हो रही थी उसे पुरानी हिंदी, पुरानी बंगला, पुरानी जूनी गुजराती आदि कहना ही उचित होगा। उक्त बातों से स्पष्ट है कि अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई। ये सभी भाषाएं सरलता की ओर है। संस्कृत, पाली आदि की तुलना में अपभ्रंश के शब्द रूप कम हो गए। आधुनिक भाषाओं में अपभ्रंश की तुलना में शब्द रूप और भी कम हो गए। इस प्रकार भाषा सरल होती गई। संस्कृत में 8 कारकों के 3 वचनों में 24 रूप बनते थे। प्राकृत में 12 रूप हो गए, अपभ्रंश में 6 और आधुनिक भाषाओं में 2 रूप मूल और विकृत हो गए। क्रिया के रूपों में काफ़ी कमी हो गई। संस्कृत में वचन 3 थे, अब केवल 2 ही वचन रह गए। संस्कृत में 3 लिंग थे, आधुनिक भाषाओं में 2 ही लिंग रह गए। 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की तरह अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति रचनात्मक है। इस विषय में यह जर्मन से मिलती जुलती है। तो भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति रचनात्मक है और इस विषय में यह जर्मन से मिलती जुलती है। हिंदी में जर्मन की तरह अपने ही प्रत्ययों से नवीन शब्दों का निर्माण कर लेती है। यह विशेषता अंग्रेजी की नहीं है। तो देखिए, इस विषय में यह जर्मन से मिलती जुलती क्यों है? क्योंकि हिंदी जर्मन की तरह अपने ही प्रत्ययों से नवीन शब्दों का निर्माण कर लेती है और यह विशेषता अंग्रेजी की नहीं है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हिंदी को उधार लेने वाली भाषा न कहकर रचनात्मक भाषा कहना ठीक समझते हैं। तो उदय नारायण तिवारी ने हिंदी को उधार लेने वाली भाषा न कहकर रचनात्मक भाषा कहना ठीक समझते हैं और इस दृष्टि से आर्य भाषाओं में हिंदी का अपना अलग व्यक्तित्व है। हिंदी की दूसरी विशेषता यह है कि आरंभ से ही इसमें तद्भव की अधिकता रही। ये तद्भव हिंदी के प्राण हैं। वस्तुतः हिंदी जनता की भाषा है। जनजीवन की गोद में इसका जन्म हुआ है, अतः इसे जनता के गले का हार बना रहना है। इसकी स्वाभाविक शोभा पर तत्समों के बोझिल अलंकार लादना, इसकी प्राकृतिक सुषमा को नष्ट भ्रष्ट करना होगा। यह बात हिंदी के प्रेमियों को ध्यान में रखनी चाहिए। हिंदी में वैदिक युग से लेकर आज तक हजारों लाखों चलते शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं जिन्हें समय समय पर सर्वसाधारण ने अपनी धरोहर समझा। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश अर्थात पश्चिमी हिंदी से मानी गई है। हिंदी के अंतर्गत उसके ये रूप प्रचलित है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? वो है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और राजस्थानी। ये सभी भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी और पहाड़ी प्रदेश की बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली। हिंदी में अनेक उपबोलियों के रहते हुए भी खड़ी बोली ही उसकी मूल भाषा बन गई, जो पिछले 200 वर्षों से विकसित होती रही। तो खड़ी बोली कब से विकसित होती रही? 200 वर्षों से विकसित होती रही। इसकी समृद्धि में इसकी सभी बोलियां योगदान करती रही हैं और इस प्रकार यह देश के कोने कोने में फैलती गई। जॉन बिम्स ने आधुनिक कार्यभाषाओं में हिंदी को सर्वाधिक महत्व दिया है। तो किस विद्वान ने आधुनिक कार्यभाषाओं में सर्वाधिक महत्व हिंदी को दिया है? तो जॉन बिम्स ने आधुनिक कार्यभाषाओं में हिंदी को सर्वाधिक महत्व दिया है। उन्होंने अंतर्वेद, जिसे मध्य देश कहते हैं, को हिंदी का मुख्य क्षेत्र बताते हुए लिखा है कि यो तो
हिंदी की अनेक बोलियां हैं, किंतु उसका एक सर्वमान्य व्यापक रूप भी है जिसका विकास दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हुआ था और जो सर्वत्र शिक्षितों के द्वारा एक रूप में, जिसे खड़ी बोली कहते हैं, में समझी और बोली जाती है। बिम्स महोदय ने हिंदी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए यह भी लिखा है कि, तो बिम्स जी का कथन है कि हिंदी संस्कृत की वास्तविक उत्तराधिकारिणी है और आधुनिक युग में इसका अन्यान्य भाषाओं में वही स्थान है जो प्राचीन काल में संस्कृत का था। इस प्रकार हम लोगों ने आज हिंदी भाषा की उत्पत्ति देखी। अब अगले वीडियो में हम हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय और हिंदी का नामकरण देखेंगे। धन्यवाद।